बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश बुक बिहाइंड का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। और यहाँ हम किसके चाइल्डहुड की बात करेंगे? हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनके बारे में बात करेंगे। और यह चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर से। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैं आपको बता दूं, जो खुद के द्वारा अपने बारे में लिखी हुई बायोग्राफी होती है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। और बायोग्राफी क्या होती है? जो और कोई किसी अलग जने के बारे में लिखता है वो बायोग्राफी होती है। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर, जिसमें से हमारे ये चैप्टर लिया हुआ है। My childhood. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैं erstwhile मद्रास मतलब तत्कालिक मद्रास राज्य के द्वीप नगर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास जो मध्यम वर्गीय फैमिली थी, तमिल फैमिली थी, उस परिवार में जन्मा था। यानी कि मेरा परिवार उस परिवार में जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. मेरे पिताजी, जिनका नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, को ना तो फॉर्मल एजुकेशन मिली और ना ही उनके पास धन था। और इन सभी डिसएडवांटेज के होते हुए भी, है ना, वे जन्मजात मतलब बर्थ से ही और बहुत ही अधिक विवेकशील और मतलब आत्मा की सच्ची उदारता से वो संपन्न थे। मतलब उनकी आत्मा जो थी वो बहुत ही जेनरस थी, उनकी जो स्पिरिट थी बहुत ही अच्छी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अशियम्मा। और उनकी मतलब मेरी माँ के रूप में, है ना, मेरी माँ का नाम क्या था? अशियम्मा। उनके पास एक आदर्श सहायिका थी, मतलब आइडियल हेल्पमेट थी, यानी कि लाइफ पार्टनर थी उनकी अशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। ये कहानी हमें कौन बता रहे हैं? हमारे अब्दुल कलाम, है ना, कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। मुझे उन लोगों की एग्जैक्ट संख्या का तो नहीं पता, याद नहीं है कि जिनको वो हमेशा डेली भोजन खिलाया करती थी, लेकिन मैं सर्टेनली कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो भोजन करने वाले बाहरी लोग थे, मतलब हमारे परिवार के अलावा जो और भी लोग भोजन करते थे, उनकी संख्या हमारे खुद के परिवार के सभी मेंबर्स को मिलाकर उससे भी कहीं अधिक होती थी। मतलब जितने हम लोग मेंबर्स थे उससे भी ज़्यादा लोग बाहर के खाना खाते थे हमारे घर पे, और मेरी माँ खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. मैं अनेक बच्चों में से एक था, यानी कि खूब भाई बहन थे हम लोग। साधारण नाक नक्श वाला एक ठिगना सा लड़का, लंबे और सुंदर माता पिता से जन्मा था। यानी कि मेरे माता पिता जो थे वो बहुत ही हैंडसम थे, टॉल थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। हम अपने एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों के मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मिडल में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। और यह जो था एक पक्का घर था, बहुत ही बड़ा था, जो चूने और ईंट से बना हुआ था। और रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली थी, उस गली में घर था। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries। और मेरे ऑस्टियर मतलब आत्मसंयमी, है ना, वो पिता जो कि अनावश्यक सुविधाओं से और लग्जरियस चीज़ों से दूर रहा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। हालांकि सारी आवश्यक वस्तुएं जो थी वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मतलब जैसे चाहे वो भोजन हो, मेडिसिन हो, क्लोथ हो, मतलब सब कुछ हमें प्रोवाइड करवाया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरह से। भौतिक रूप से भी, मटेरियली रूप से मतलब सब कुछ हमें मिलता था, और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर tamarind सीड्स erupted इन द मार्केट। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ना, सन 1939
1939 में जब मैं 8 वर्ष का था, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1939 में। और मैं कभी यह कारण नहीं समझ सका कि बाज़ार में जो ये इमली के बीज हैं, है ना, टैमरिंड सीड्स, इनकी इतनी ज़्यादा अचानक से बहुत अधिक वृद्धि होने लग गई थी, डिमांड बढ़ने लग गई थी। तो आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं इन बीजों को एकत्रित करता था। कौन से बीज? टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज जो थे। और सेल दैम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, और मॉस्क्यू स्ट्रीट मतलब मस्जिद वाली गली की एक प्रोविज़न शॉप, जो परचून की दुकान होती है, वहाँ पर मैं इसको बेच आता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कितने मिलते थे पैसे? 1 आना। अब एक दिन के इकट्ठे किए हुए बीजों से मुझे 1 आने की मामूली सी राशि जो थी मुझे मिल जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, कौन थे? इनके ब्रदर इन लॉ थे। would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. अब मेरा जो बहनोई थे, है ना, ब्रदर इन लॉ थे, जो मेरे जीजा जी थे जलालुद्दीन, मुझे वो युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाते थे, जिनको कि मैं बाद में दिनमणि समाचार पत्र है ये, दिनमणि मतलब जैसे अपने यहाँ भास्कर आती है, पत्रिका आती है, तो उस टाइम दिनमणि आती थी, वहाँ पर समाचार पत्र का नाम था ये, न्यूज़पेपर का। उसके मतलब जो मेन हेडलाइंस आती थी, है ना, उनके अंदर मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता था कि युद्ध की बातें कहाँ आती हैं। और क्योंकि हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, क्योंकि अलग थलग था और युद्ध से तो पूरी तरह से ही अनअफेक्टेड था। बट सोन इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही, शीघ्र ही, सोन भारत को एलाइड फोर्सेस, है ना, मित्र देशों की, जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होना पड़ा, और इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द टर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला नुकसान क्या हुआ था कि ट्रेन का रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना स्थगित हो गया था, कैंसिल हो गया था, कि वहाँ पर ट्रेन जो रुकती थी वो बंद हो गई थी रुकना। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। इस जगह का नाम हमें याद रखना है, रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो न्यूज़पेपर्स थे, अब इनके बंडल बनाने पड़ते थे, और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड नामक स्टेशन पर चलती रेलगाड़ी से ही थ्रोन करना पड़ता था, मतलब फेंकना पड़ता था। मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई रेलगाड़ी से ही बाहर फेंकने पड़ते थे। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, अब ये कौन है? कज़न है शमसुद्दीन। और इस स्थिति में क्या हुआ कि मेरे चचेरे भाई, इनके कज़न जो थे चचेरे भाई शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब उसको, शमसुद्दीन को, एक हेल्पर की खोज करने पर मजबूर होना पड़ा। उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी, और नेचुरली मैंने उस स्थान की पूर्ति कर दी, कि मैंने उनके हेल्पर के रूप में काम करने के लिए हाँ कर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी हेल्प की, यानी कि मुझे काम दिया, है ना, और इस काम के लिए वो मुझे मजदूरी देता था। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और 50 वर्ष के बाद भी, यानी कि आज उस बात को हाफ अ सेंचुरी हो चुकी है, 50 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी अपनी पहली कमाई के पैसों पर मुझे आज भी प्राउड फील होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. प्रत्येक बच्चा कुछ इनहेरिटेड गुणों के साथ, वंशागत गुणों के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट में जन्म लेता है, और कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा उसको कुछ अलग तरीक़ों से क्या है ट्रेंड भी किया जाता है।
आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और मैंने अपने फादर से क्या सीखा था, मतलब विरासत में मुझे क्या मिला था अपने फादर से? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई मदर इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। और अपनी माँ से मुझे विरासत में क्या मिला था? फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और क्या मिला था अपनी माँ से? अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता, काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और यही सब कुछ मेरे तीनों भाइयों और बहन को भी प्राप्त हुआ था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। 3 फ्रेंड्स थे मेरे। कौन कौन थे? रामंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये जो थे मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे बचपन के। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों लड़के ऑर्थोडॉक्स मतलब पक्के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी कभी भी रिलीजियस डिफरेंस या अपब्रिंगिंग मतलब लालन पालन में अंतर के कारण आपस में कभी भी अंतर नहीं समझा कि तुम हिंदू हो, मैं मोहम्मदन हूँ। ऐसा कुछ भी अंतर जो था हम लोगों ने एक दूसरे में नहीं समझा। इन फैक्ट रामंदा शास्त्री वॉज अ सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामंदा शास्त्री जो था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और कौन था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री? रामेश्वरम मंदिर का मेन पुजारी था। लेटर ही टुक और द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में उसने अपने पिता से, रामंदा शास्त्री ने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद जो था वो प्राप्त कर लिया था। प्रीस्टहुड उसको मिल गया था बाद में। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड। और जो अरविंदन था ये किस काम में चला गया था? यह जो विजिटिंग आते थे ना पिलग्रिम्स करने के लिए, तीर्थयात्री जो वहाँ पर आते थे मेहमान, है ना, उनके ट्रांसपोर्ट यानी कि उनके आने जाने की व्यवस्था करने के काम में, मतलब उस काम धंधे में लग गया था ये। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो था वह सदर्न रेलवेज मतलब दक्षिण रेलवे में भोजन का मतलब कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बन गया था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. और श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव जो होता था, यह एनुअल प्रोग्राम का नाम है सीताराम कल्याणम। और इस ड्यूरेशन में हमारी जो फैमिली थी वो विशेष प्लेटफार्म बनी हुई नावों की व्यवस्था करती थी, और ताकि जो भगवान की मूर्तियां थी उनको मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जा सके। और जो विवाह स्थल कहाँ होते थे? तालाब के मिड में स्थित होते थे, और जिसको क्या बोला जाता था? राम तीर्थ। और वो जो थे वो कहाँ पर थे? हमारे घर के बिल्कुल पास में ही थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण के और पैगंबर्स के, है ना, प्रॉफिट्स के जीवन के जो दृष्टांत होते थे, उनकी जो लाइफ की बातें होती थी, वो हमारे सोने के टाइम की कहानियाँ बनते थे। मेरी माँ और दादी माँ हमारे परिवार के बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। कौन से स्कूल में था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। जब मैं 5th क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया टीचर, नए शिक्षक जो थे वो हमारी क्लास में आया। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। और मैं अक्सर क्या करता था, एक टोपी पहनता था जो मुझे मुस्लिम दर्शाती थी, है ना, कि मैं मुस्लिम। मोहम्मदन जो टोपी पहनते हैं ना, वो वाली टोपी मैं पहनता था, जिससे पता चलता था कि मैं मोहम्मदन हूँ। और मैं किसके पास बैठता था? पहली लाइन में, फर्स्ट रो में बैठता था रामंदा शास्त्री के पास। और रामंदा शास्त्री जो थे, इनका जो दोस्त था, वो क्या पहनता था? सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय।
अब नया टीचर जो था वो इस बात को पचा ही नहीं सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और अब हमारे सामाजिक दर्जे के अनुसार जैसे कि टीचर ने समझा था, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोल दिया गया कि मैं पीछे जाकर बैठ जाऊं। I felt very sad and so did रामंदा शास्त्री। मुझे बहुत दुख हुआ और रामंदा को भी बहुत दुख हुआ, वो भी बहुत उदास हो गया था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और जब मैं अंतिम सीट पर गया था तो वो भी बुरी तरह से उदास दिखाई दे रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैं लास्ट पंक्ति में चला गया तो उसके रोते हुए चेहरे की छाप, उसका रोता हुआ चेहरा हमेशा के लिए मेरे मन पर अंकित हो गया कि किस तरह से मेरा जो बचपन था, मेरे जो दोस्त थे, कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, और वो कितना मतलब उदास हो गया था, वो चेहरा मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब स्कूल की छुट्टी के बाद हम घर गए और हम अपने अपने माता पिता से इस घटना के विषय में हमने उनको बताया कि हमारे साथ आज ये इंसिडेंट हुई है, ये बात हुई है स्कूल में और टीचर ने मुझे पीछे भेज दिया और उसको, है ना, इस तरह से। तो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया, उस टीचर को बुलाया हमारी प्रेजेंस में ही, मतलब हमारे सामने, और उस टीचर से कहा कि वह सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता और कम्युनल जो इंटॉलरेंस है ना, सांप्रदायिक असहनशीलता का जो जहर है वो इन भोले भाले बच्चों के दिमाग में ना ही घोले, इनके माइंड में ये सब बातें ना ही फैलाए तो ठीक है। He bluntly asked the teacher to either apologize to or quit the school and the island. तो उन्होंने अध्यापक से ब्लंटली मतलब कठोरता से ही कह दिया कि या तो वो माफ़ी मांग ले या फिर स्कूल और इस आइलैंड को, इस द्वीप को छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. और टीचर ने ना केवल अपने बिहेव पर दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने उनको जो मतलब उनके द्वारा किया गया जो अपराध था उसको ज्ञान भी कराया, बोध भी कराया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पाप किया है, ऐसा बच्चों के मन में विष घोलकर सांप्रदायिक असहनशीलता वगैरह घोलकर, और उसने अंत में इस यंग टीचर को सुधार भी दिया, रिफॉर्म भी कर दिया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द segregation of different social groups। और कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के क्या है कि सिग्रीगेशन के बारे में बहुत ही कठोर था, मतलब अलगाव के बारे में बहुत ही ज़्यादा कठोर था। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। और यहाँ पर क्या है कि मेरे एक जो टीचर थे, उनका नाम साइंस के जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब कट्टर ब्राह्मण थे जिनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही रूढ़िवादी थी, फिर भी वो एक रेबेलियन की तरह करते थे, मतलब एक विद्रोही थे, मतलब उनको भी जातिवाद पसंद नहीं था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। और उन्होंने भी मतलब वो सामाजिक रुकावटों को, है ना, सोशल बैरियर्स जो होते हैं जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देते, जो भी जातिवाद वगैरह होते हैं, इन सब को तोड़ने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, कोशिश की, ताकि विभिन्न बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं वो सरलता से घुल मिल सकें एक दूसरे के साथ, ना कि जातिवाद में बंद कर एक दूसरे से दूर रहें, बल्कि वो भी चाहते थे, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि सब लोग मिलजुल कर रहें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वो मेरे साथ बहुत समय गुजारते थे, बहुत समय घंटों व्यतीत करते थे और कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से डेवलप करो, इस तरह से अपना विकास करो कि तुम बड़े शहरों के, बड़ी सिटीज़ के जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके बराबर हो जाओ। One day he invited me to his home for a meal.
His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी इस आइडिया से ही डर गई कि एक मुसलमान लड़के को उसकी पवित्र रसोई में भोजन करने के लिए बुलाया गया था। She refused to serve me in her kitchen. उसने मना कर दिया कि वो अपने रसोई में मुझे खाना नहीं परोसेगी। Shiv Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. शिव सुब्रमण्य अय्यर जो इनके साइंस टीचर थे, जिन्होंने घर पे खाना खाने बुलाया था और वाइफ ने मना कर दिया था कि मैं मुसलमान लड़के को अपने किचन में खाना नहीं परोसूंगी, फिर भी शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो परेशान नहीं हुए और ना ही वह अपनी पत्नी से नाराज़ हुए, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने खुद भोजन जो था अपने हाथों से मेरे लिए परोसा और मेरे पास बैठकर भोजन किया। His wife watched us from behind the kitchen door. और उसकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और मैं जानना चाहता था कि उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने और भोजन करने के पश्चात जब मैंने फर्श साफ करा था, इस तरीके में क्या कोई अंतर देखा। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से रवाना हो रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं वहाँ से जा रहा था ना, वापस जा रहा था खाना खा के, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने वीकेंड पर, मतलब सप्ताह के अंत पर मुझे भोजन के लिए फिर से बुलाया, पुनः बुलाया, मतलब दोबारा से कहा कि अब इस हफ्ते में वीकेंड पर फिर से हमारे घर पर खाना खाने आना, इनवाइट किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, अब मेरी हेजिटेशन को देखकर, है ना, उन्होंने मुझे क्या कहा कि परेशान नहीं होना है मुझे, और once you decide to change, और क्या कहा कि once you decide to change the system, such problems have to be confronted. कि एक बार जब तुम ऐसे सिस्टम को बदलना चाहते हो, किसी प्रथा को, कुप्रथा को जब बदलना चाहते हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स यानी कि ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, और जब मैं अगले वीक नेक्स्ट वीक उनके घर पर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी जो थी, वो वाइफ जो थी, वो मुझे किचन के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे भोजन सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, है ना, इमिनेंट मतलब नज़दीक थी। और तब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो गया और भारत की फ्रीडम जो थी वो निकट ही थी, यानी कि इंडिया फ्री होने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने घोषणा की कि भारतवासी खुद अपने भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और जो भारत था, पूरा देश जो था, वो अभूतपूर्व आशावाद से भर गया, मतलब होपफुल था, ऑप्टिमिज्म थी सबके अंदर। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने फादर से रामेश्वर से जाने और रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अध्ययन करने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए परमिशन मांगी। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, मानो कि जोर से सोचते हुए उन्होंने मुझे कहा, अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने क्या कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या सीगल क्या होता है, एक समुद्री पक्षी होता है, सी बर्ड होता है। क्या सीगल सूर्य के दूसरी तरफ नहीं जाता अकेला, बिना घोंसले के? तो उन्होंने मेरी हिचकिचाती हुई माँ को खलील जिब्रान की पंक्तियाँ सुनाई। खलील जिब्रान की कुछ पंक्तियाँ, कोटेड मतलब पंक्तियाँ सुनाई। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। उनकी पंक्तियाँ क्या थी? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ।
कि आपके जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपके ही नहीं हैं, वे जीवन के खुद के लिए कामना के पुत्र और पुत्रियाँ, मतलब उन पुत्र और पुत्रियों को जीवन स्वयं को भी निरंतर बनाए रखता है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे आपके माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, है ना, लेकिन आपसे नहीं। अर्थात माता पिता जो हैं वो सिर्फ जन्म देते हैं और जो प्राणवायु है वो तो परमात्मा से ही आती है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उन्हें अपना लव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, मतलब क्योंकि उनके भी जो हैं अपने ही थॉट्स हैं, अपने विचार हैं। थैंक यू।